वेरिएबल्स होता है कि 3 महीने बाद रहमान रहीम। तो मौजम प्लीज आप मिस फरा से कांटेक्ट, ये वाला सर्टेनिटी वाला देखें, एनुअल रिक्वायरमेंट, लीड टाइम एंड ऑल अदर वेरिएबल्स होता है कि 3 महीने बाद यहाँ से था ये क्या बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आपने लॉगिन किया तो इसी तरह से क्या आ रहा है। अगर आपको नहीं पता, अच्छा जी, तो आप काइंडली मिस फरा से कांटेक्ट कीजिए कि किस तरीके से नाम चेंज करना है। जी हमजा इमरान, सवाल पूछिए बेटा। बेसिक अजम्पशन का जो सेकंड पॉइंट है ये वाला सर्टेनिटी वाला देखें, एनुअल रिक्वायरमेंट, लीड टाइम एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर नोन विद सर्टेनिटी। ठीक है, सही है। तो अच्छा अवैस और आसिफ, आप प्राइवेटली जरा इनको समझा दें, ठीक है, किस तरीके से नाम चेंज करना है। चलें जी। तो एनुअल, अब देखें पूरे साल में मुझे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जिस मटेरियल को, जिस रॉ मटेरियल को परचेज करने की बात कर रहे हैं, हम उसकी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना। एनुअल, अभी हम आगे जाके सवाल जब पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इज समथिंग जो कि मतलब एक समझें कि भाई उसमें वेरिएंस इज एक्सपेक्टेड, है ना। मैं साल के पहले दिन मैं ये एक्सपेक्ट करूं, मैंने कहा कि भाई मुझे जो है ना अगले पूरे साल में टोटल जो मटेरियल ए रिक्वायर्ड होगा ना वो होगा जो मैंने खरीदना है अपने सप्लायर से, जिसकी मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रही हूँ, है ना, उस ऑर्डर क्वांटिटी उसी की मुझे निकालनी है। तो मैं ये अज्यूम करूँ डे 1 पे मैं कह रही हूँ कि जी 1,50,000 इज द एनुअल रिक्वायरमेंट। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद मेरी बिजनेस एक्टिविटी ऐसा चेंज हो जाए, है ना, बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो जाए और जो है वो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो मेरी अब 1.5 लाख से 2 लाख हो जाए, राइट। तो हम ये बात अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, जो हम डे 1 पे लेते हैं, दैट इज नोन विद सर्टेनिटी। हमें पता है कि बस 1,50,000 से टस से मस होना नहीं है वो, ठीक है। 1,50,000 डे 1 पर है तो वो टिल द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 इन अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। ट्रांजिट लॉसेस को किससे ट्रीट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू भी देखते हैं उसको। मैं भी आपका सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है। इसी तरह लीड टाइम, अब लीड टाइम अगेन मैंने कल भी ये बात समझाई थी। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम वो टाइम होता है जो सप्लायर आपका लेता है, ठीक है, टू डिलीवर योर ऑर्डर, राइट। अब लीड टाइम अगर मैं अपनी ईओक्यू की कैलकुलेशन के लिए और वैसे जो आगे मैंने वर्किंग करनी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, मैं अगर लीड टाइम कह रही हूँ कि वो 20 डेज, अब आपको पता है प्रैक्टिकली 20 डेज थोड़ी होता है ना। प्रैक्टिकली कभी वो 15 डेज हो सकता है, कभी वो 30 डेज हो सकता है, कभी वो 40 डेज हो सकता है, कभी वो 20 डेज भी हो सकता है। तो मैं सर्टेनिटी इसमें अज्यूम ये कर रही हूँ कि नहीं भाई लीड टाइम अगर मैं 20 डेज है तो मैं 20 डेज के ऊपर सर्टन हूँ कि भाई 20 डेज ही होना है, यानी कि उसमें हम कह रहे हैं कि कोई वेरिएंस नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आसिफ हुसैन का सवाल है, कल मेरा नेटवर्क इशू था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिट लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। पहली बात तो ये कि हम ईओक्यू की कैलकुलेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिट लॉसेस से क्या मुराद है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। कौन से रूल्स बेटा, विच रूल्स, व्हाट इज मेंट बाय ईओक्यू। ईओक्यू आपने कल क्लास ली नहीं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में किस चीज में प्रॉब्लम है बेटा वलीद। ट्रांजिट लॉसेस नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, इस तरह की जो ट्रांजिट में लॉसेस जैसे हम ट्रीट करते हैं अब नॉर्मली। अच्छा सवाल है आपका कि ट्रांजिट लॉसेस होंगे, तो बेटा वो अगर नॉर्मल लॉस होता है ना तो वो परचेज की कॉस्ट का ही पार्ट बना होता है, परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट होगा वो, ठीक है ना, उसका ऑर्डरिंग से ताल्लुक तो नहीं है उसका, ठीक है। जितनी ये भी कह सकते हैं कि जितनी दफा ट्रांजिट, ये मैं आपको जरा कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। जहां तक अभी मेरा एनालिसिस एज फार एज इट गोज,
ट्रांजिट लॉसेस जो हैं वो आपके परचेजिंग कॉस्ट का पार्ट बनने चाहिए, ठीक है। बट आई विल कंफर्म दिस इंशाल्लाह, आप मुझे रिमाइंड करा देना इसका। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट आप कह रहे हो कि दिस फंक्शन इज अचीव बाय, इसमें क्या, ये तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्लानिंग है कि जी हम लोग की कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, वो परचेजिंग ऑर्डर इकोनॉमिक परचेज ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमारा वो टारगेट अचीव होगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? व्हाट इज देयर टू अंडरस्टैंड दिस? कैरेक्टरिस्टिक्स का, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो है, अच्छा जी ये भी हम करते हैं ना। अभी हमने ईओक्यू अटेम्प्ट कहाँ किया है? हमने ईओक्यू सॉल्व थोड़ी किया है, ठीक है। ईओक्यू हमने सॉल्व ही नहीं किया कि हमें ये बात समझ में आए। अब जाके जब हम एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं तो फिर हमें जाके ये बात अब समझ में आएगी, ठीक है। तो इतनी बात तो मैंने आप लोगों को, ये दो रूल्स हैं, इन अदर वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा वो हम किस तरह से, दो तरीके हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के। एक तो ये कि आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, और दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखें। तो अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करते हैं तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए? जहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होंगे। ये इत्तेफाक से इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये बात अंडरस्टूड है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? ये वो ऑर्डर साइज होता है जिसपे आपके पास टोटल कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। यही तो बात थी, है ना। ऐसा कोई हम ऑर्डर साइज कैलकुलेट करें, कोई ऐसा ऑर्डर साइज डिटरमिन करें जिसपे कंपनी को सबसे कम जो है रेलेवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट पड़े, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी टोटल मिला के सबसे कम हो, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर होगी बात। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से डिस्कस करें। मैं अभी चैट बॉक्स फिर मिनिमाइज कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स का अहमद वली साहब हो गया क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। अब एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है कि जी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ये तो इन्होंने ऐसी कंपनी और फिनिश्ड गुड का उन्होंने बता दिया है, ऐसी उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। हम रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल है हमारा अल्फा, ठीक है। रॉ मटेरियल अल्फा है। एनुअल रिक्वायरमेंट उन्होंने कही है कि अल्फा की एनुअल रिक्वायरमेंट जो है ना वो हमारी एंटिटी में है 80,000 यूनिट, यानी कि हमें ड्यूरिंग द ईयर 80,000 यूनिट्स अल्फा के चाहिए ताकि हम उनके ऊपर उनकी प्रोडक्शन करें और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, राइट। कॉस्ट पर यूनिट यानी कि कॉस्ट पर अल्फा, एक अल्फा की परचेज कॉस्ट इन्होंने दी हुई है कि 6 रुपए पर यूनिट आपको पड़ता है वो सप्लायर से। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? इसमें लिस्ट प्राइस होगी और आपकी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, है ना। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ये आपकी कॉस्ट पर अल्फा आ गई, राइट। आगे चलते, फिर उन्होंने आपको दी दिया है कैरिंग कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, राइट। 50% PUPA. What does this PUPA mean? It means per unit per annum. अब याद रखिएगा आपको होल्डिंग कॉस्ट जो है इसी टर्म में दी होगी आपको हमेशा, ठीक है। नहीं दी होगी कि तो आपने इसी टर्म के अंदर लेकर आना है, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ये पर यूनिट पर एनम इन्होंने आपको कैरिंग कॉस्ट में बेसिकली होती क्या है? देखिए कैरिंग कॉस्ट होता है आपका कि मुझे एक यूनिट पे सालाना, इन अदर वर्ड्स कितना मेरा वेयर हाउसिंग कॉस्ट आएगी, यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास पर यूनिट किस टर्म्स में आनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फिक्स टर्म्स में होती है, मंथली कोई ऐसी आपको दी हुई है स्टोरेज कॉस्ट, तो देखते हैं कि भाई उसको हमें लेना है नहीं लेना, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो पहले जरा इसको सिंपल वाले को जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाने हैं, वो भी करके फिर हम आगे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो 50% पर यूनिट पर एनम, 50% सवाल ही उठता है, और ये कल हमने पढ़ लिया था कि होल्डिंग कॉस्ट नॉर्मली परसेंटेज में आपको दी होती है, ठीक है। सवाल ही उठता है कि 50% अप्लाई किस पर होना है। हमें तो अमाउंट में चाहिए, ठीक है, रुपीज इन पर यूनिट पे हमें फिगर चाहिए। तो 50% आप अप्लाई करेंगे परचेज कॉस्ट पे, ठीक है। जो भी आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेजेस जो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना कॉस्ट की, कि फॉर एग्जांपल आपको बताया हुआ कि जी कॉस्ट फलानी कॉस्ट जो है, एक तो परचेज कॉस्ट होती है ना, फलानी कॉस्ट, कोई भी एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर 20%, दैट्स इट। अगर ये दिया हुआ आपको तो 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द परचेज कॉस्ट, यानी कि ये,
ठीक है, ये आपकी बेसिक की कॉस्ट हुई ना, परचेज कॉस्ट, राइट। तो 50% पर यूनिट पर एनम हमारी क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ योर कॉस्ट पर यूनिट, तो कितना बनता है वो 6 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 50%, यानी कि 3 पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट है। फिर उन्होंने जाहिर सी बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपको देगा पर ऑर्डर के हिसाब से, जाहिर सी बात है ना, जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी है 1200 रुपए पर ऑर्डर। अब हमने ईओक्यू कैलकुलेट करना है, जब आप इस तरह से ट्रायल टेबल के फॉर्म में ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा कि हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, है ना, हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा लेवल है ऑर्डर साइज का जिसपे हमारी टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट और टोटल एनुअल जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है उनका सम हमारा सबसे लोवेस्ट होता है, या जहां पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एनुअल हमने देखना है। अब आगे जाके जिसको देखते हैं, आपको आपको टेबल में क्या नजर आया, एनुअल रिक्वायरमेंट वही है हमारी 80,000, है ना, हर जगह आपको 80,000 नजर आ रहा है। फिर हमने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ऑर्डर साइज मुख्तलिफ रखे, है ना। हमने स्टार्ट किया कि अगर हमारा ऑर्डर साइज सिंपली एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपको इतनी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि भाई अपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम शुरू किस तरह से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया जाएगा सारा। ये तो ऐसे इन्होंने जो है वो ऑर्डर साइज 20,000 पे कर लिया। ठीक है, तो अगर ऑर्डर साइज हमारा 20,000 होता है तो जरा इसको मैं किसी तरीके से चाहूंगी कि मैं कवर कर दूं, किस तरह से करूं कवर, हाँ इस तरह से कर देती हूँ। अच्छा जी, अगर मेरा ऑर्डर साइज होता है 20,000 तो मुझे जरा सोच कर बताएं कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। साल में मुझे 80,000 यूनिट जो है वो चाहिए। ठीक है, तो मेरा अगर ऑर्डर साइज 20,000, इसका मतलब है कि मैंने 4 दफा अपने सप्लायर को, पूरे साल में 4 दफा अपने सप्लायर से कांटेक्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस करना है। ये बात क्लियर होगी। अब जब 4 दफा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 1200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारी हो जाएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको मैं इस तरह कर देती हूँ, ये ज्यादा सही है। चले जी, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये तो हमारे पास हो गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हम आते हैं आगे, अब हमें कैरिंग कॉस्ट चाहिए। अब आपको मैं फॉर्मूला एक लिखवा रही हूँ, ये बाय द वे इसमें अभी आपने कोई कॉपी नहीं करना कुछ, है ना, मैं भी आपको एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमने देख लिया, नंबर ऑफ ऑर्डर। This conference will now be recorded. चलें जी, तो हमारे पास ये बात तो सिंपल है ना, कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास किस तरह से कैलकुलेट होगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए मेरे पास क्या क्या खर्चा आएगा। अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी हमारी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट यानी कि आपको इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कितना खर्चा इंकर करना पड़ेगा, या मतलब एक्सपेक्टेड है
पूरे साल में, ठीक है। वो आपके पास बनता है क्या, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे सारा काम हम पर एनम पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि एवरेज इन्वेंट्री हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहीं पे जरा आपको अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जरा दो चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको करते हैं, ठीक है ठीक है। ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके आसिफ ये चीज हमारी हो जाएगी, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं, देखें आपको नोट कीजिए, बिल्कुल कीजिए नोट, निजी करें नोट। अच्छा जी, एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि एक्चुअली आपका ड्यूरिंग द ईयर जो है वो फ्लक्चुएशन वैसे आती रहती है इन्वेंट्री के अंदर, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई देखें मैंने ऑर्डर खरीदा, मैंने ऑर्डर प्लेस किया फॉर एग्जांपल 8,000 यूनिट्स का, मैंने बिजनेस शुरू किया अभी, ठीक है। आज के दिन मेरा बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, मैंने आज के दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया, आज के दिन मेरी इन्वेंट्री 0 है ना। 20 दिन के बाद जब मुझे वो ऑर्डर रिसीव हुआ तो मेरी इन्वेंट्री कितनी होगी, 8,000 यूनिट हो गई, है ना, 8,000 यूनिट हो गई। चलें, 20 दिन के बाद मेरी इन्वेंट्री 8,000 यूनिट होगी रॉ मटेरियल की, है ना। फिर उसको मैंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो 8,000 मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री पहुंची थी, और फिर 8,000 से आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गई। मैं 25वें दिन अपनी इन्वेंट्री देखूंगी तो हो सकता है वो 6,000 यूनिट्स पे पहुंची हो, ज्यादा तो नहीं होगी ना, 8,000 से 6,000 पे होगी, कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। फिर जब वो इन्वेंट्री मेरी फाइनली जब 0 पे पहुंचेगी, अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक रखने की कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करूंगी, है ना। मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, वो इन्वेंट्री मेरी जैसी 0 पे पहुंचेगी अगले दिन ही फिर मेरा 8,000 इन्वेंट्री हो जाएगी। तो यू गेट द पॉइंट राइट। ड्यूरिंग द ईयर मेरी कोई एक फिक्स्ड लेवल जो है वो इन्वेंट्री का नहीं बनता, है ना। मेरी जो है इन्वेंट्री का लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी के पे लगाऊं, मैं पूरे साल की अगर कैरिंग कॉस्ट निकालना चाहूँ तो मैं उसको फिर किस पे अप्लाई करूंगी, मैं 8,000 यूनिट्स पे मल्टीप्लाई करूँ, 4,000 पे करूँ, 6,000 पे करूँ, मेरा तो लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम फिर एवरेजिंग आउट कर लेते हैं। ये एवरेजिंग आउट आपको पता होगा, आइडिया हो गया होगा FR1 में, आप लोग जब रेशियोज का चैप्टर पढ़ते हो तो काफी चीजों में कैलकुलेशन करते हुए हम लोग चीजों को एवरेज आउट करते हैं टू रूल आउट दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना। जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको हम रूल आउट करने के लिए एवरेजिंग का सहारा लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमने फिर क्या किया है, हमें एवरेज इन्वेंट्री लेनी है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना होगा। पहली बात तो ये कि अभी हम सेफ्टी स्टॉक का हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपका कितना होगा किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, जितना आपने ऑर्डर प्लेस किया। ये बात सबको समझ में आ रही है ना। मैंने आज बिजनेस शुरू किया, मेरी इन्वेंट्री 0 है, मैंने आज के दिन ऑर्डर प्लेस किया, मैंने 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया। मेरे पास 20 दिन के बाद जब इन्वेंट्री आएगी तो मेरा इन्वेंट्री लेवल 0 से कितना पे पहुंच जाएगा, फौरन से 8,000 पे। फिर 8,000 से बढ़ेगा नहीं, 8,000 से कम ही होता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर एक लेवल पे जब पहुंचेगा मुझे ख्याल आएगा कि मैं एक और ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, मेरी इन्वेंट्री कम होती जा रही है, ठीक है। फिर मैं उस पॉइंट पे उसको कहेंगे रीऑर्डर लेवल। मैं रीऑर्डर लेवल पे जैसे ही मेरा इन्वेंट्री पहुंचेगा मैं एक नया फ्रेश ऑर्डर प्लेस करूंगी सिर्फ, ठीक है। मेरी इन्वेंट्री इन द मीन टाइम कंज्यूम होती रहेगी, और 20 दिन के बाद मेरे पास दोबारा से इन्वेंट्री 8,000 यूनिट की रिप्लेनिश हो जाएगी, राइट। तो मेरा जो ऑर्डर साइज है ना, बेसिकली अभी एटलीस्ट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मैं कहूंगी कि मेरा मैक्सिमम लेवल मेरा ऑर्डर साइज होगा। यहाँ तक बात क्लियर है जी। और रीऑर्डर लेवल पे हम रीऑर्डर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जरा
थोड़ा सा तसल्ली, ठीक है। अच्छा जी, तो एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन हम करेंगे किस तरह, यहीं पे मैं जरा विद सेफ्टी स्टॉक और विदाउट सेफ्टी स्टॉक का मैं कॉन्सेप्ट ले आऊंगी। सेफ्टी स्टॉक अभी हम एक्सप्लेन मैं नहीं करी, मैं सिर्फ फॉर्मूले में आपको लिखवा रही हूँ। अगर तो आपकी एंटिटी का नहीं है पॉलिसी टू मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, तो आपका एवरेज स्टॉक यानी कि एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर आपकी इन्वेंट्री, आपका पॉलिसी है कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करें। तो अभी तो हम क्योंकि सेफ्टी स्टॉक वाला प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सिनेरियो वो देख नहीं रहे। बेसिकली सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक होता है, ठीक है। क्या होता है आगे जाके हमने पढ़ना है, तो थोड़ी तसल्ली। अभी हम विदाउट सेफ्टी स्टॉक वाली एवरेज इन्वेंट्री को लेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि मेरा फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेंट्री क्या है। एवरेज इन्वेंट्री में मेरे पास यूनिट्स ही आने हैं ना, मेरे पास यूनिट्स की टर्म में ही आएगी इन्फॉर्मेशन। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, राइट। फिर जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरा जो टोटल, तीसरी चीज जो हो सकता है मुझे जरूरत पड़ जाए, अब ये रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट की भी हम बात कर लेंगे। टोटल परचेज कॉस्ट कितनी होगी, ये तो आप लोगों को पता है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट, है ना। पूरे साल में मुझे कितना आइटम चाहिए, सप्लायर से मुझे कितना खरीदना है, ये परचेज कॉस्ट वो वाला है जिसमें लिस्ट प्राइस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज आते हैं, ठीक है। तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक चीज आपको मैंने सब समझानी है, और वो बात हमारी क्या है, वो ये बात है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट का हम यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये आगे जाके वैसे लिखा हुआ है, काम करते हैं, आगे आगे देख लेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल पहले वापस आते हैं। जब हम लोग अपनी एनुअल कैरिंग कॉस्ट अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, तो जरा मुझे ऑर्डर साइज 20,000 के ऊपर एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा। ऑर्डर साइज मेरा 20,000 है ना, कोई सेफ्टी स्टॉक वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर साइज 20,000 है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 10,000 मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री हो गई। और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। तो मेरे पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ऑर्डर साइज मेरा अगर 20,000 होता है, तो मेरी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बनती है। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे जो परचेज कॉस्ट पर यूनिट है उसको हम नहीं ले रहे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। ये देखिए, टोटल कॉस्ट में मैंने सिंपली क्या लिया है, मैंने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि मैम एक और कॉस्ट भी तो है, शॉर्टेज कॉस्ट तो है ही नहीं ना। मैंने आपको 4 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट कल पढ़ाई थी, राइट। और कल ही फिर हमने एक बार डिस्कस कर ली थी कि फॉर द टाइम बीइंग परचेज कॉस्ट एंड स्टोरेज शॉर्टेज कॉस्ट विल बी इग्नोर्ड। परचेज कॉस्ट, व्हाई विल इट बी इग्नोर्ड, बिकॉज इट विल बी द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्डर साइज। मुझे खुद जरा देखकर बता दें, मैं ऑर्डर साइज मेरा 20,000 होता है, 10,000 होता है या 8,000 होता है, मेरी टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट तो उतनी रहेगी ना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम सिर्फ लेते हैं रेलेवेंट कॉस्ट को। रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जिनमें आपके डिसीजन लेने की वजह से चेंज आए। अगर तो यहाँ पे होता ट्रेड डिस्काउंट वाली बात ना, कि मेरा अगर ऑर्डर साइज बढ़ा है या कम हो रहा है, तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट की फिगर भी बढ़ेगी, कम होगी, और मेरा परचेज कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ेगा या कम होगा, फिर मेरा परचेज कॉस्ट जो है ना वो रेलेवेंट कॉस्ट होता। यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। मैं ड्यूरिंग द ईयर भले 4 ऑर्डर्स प्लेस करूं, 5 ऑर्डर्स प्लेस करूं या 1 ऑर्डर प्लेस करूं, ठीक है, 80,000 यूनिट्स की मेरी वही परचेज कॉस्ट आनी है टोटल। मैं टोटालिटी के बेसिस पे जा रही हूँ, एनुअल के बेसिस पे जा रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से द ओनली थिंग्स दैट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माई ऑर्डर साइज इज माई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड माई एनुअल कैरिंग कॉस्ट।
तो मेरी टोटल कॉस्ट में सिर्फ क्या जा रहा है 34,800। यहाँ तक बात आई होप सबको क्लियर होगी। लेट मी चेक द, अच्छा 2 से क्यों डिवाइड करते हैं पार्क टैग, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, एवरेज आउट करने के लिए। एग्जैक्टली, परचेज कॉस्ट इन्फ्लुएंस करे, एवरेज स्टॉक इज हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज। बच्चे एवरेज निकालते हैं किस तरह से, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, नॉर्मली इस तरह से होता है ना एवरेज इन्वेंट्री। तो ओपनिंग 0 ले लें, क्लोजिंग 20,000 ले लें डिवाइडेड बाय 2। नहीं है ना यहाँ पे हमजा, यहाँ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग इक्वल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर भी नहीं रहे। पार्क टैग 2 से डिवाइड करने की लॉजिक ये है एवरेजिंग आउट करने के लिए। 6 इंटू 50% क्या था, 50% ऑफ व्हाट, ये कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट है 50%, 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ योर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इंटू 3 इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले में है। आपको क्या कैसे करना है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट आप क्या लेते हैं, टोटल होल्डिंग कॉस्ट होता है आपका ये एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये तो आपने यूनिट्स निकाले ना, ये जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है 20,000 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपके यूनिट्स निकल रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकल रही है। रुपीज में अमाउंट चाहिए तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, और वो कितना ऊपर कैलकुलेट हुआ 3, ठीक है। चले आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला हमारा हम ले रहे हैं कि जी अगर मेरा ऑर्डर साइज होता है 10,000, यहाँ पे ये बात देखिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं है, तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो हम अगले लेवल पर आते हैं, ये यानी कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल नहीं है, हमें 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर नहीं प्लेस करना, ठीक है, इस पे हमारी कॉस्ट मिनिमम नहीं हो रही। फिर हम आते चले जी 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं, है ना। 10,000 यूनिट्स अगर का ऑर्डर साइज अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर हम कितने ऑर्डर्स इस तरह प्लेस करेंगे, 8 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, हर दफा 10,000 के, और 80,000 के हमें टोटल यूनिट्स चाहिए, है ना। तो अगर उस हिसाब से चलें तो 1,200 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से 1200 इंटू 8, है ना, यानी कि अब आपकी एनुअल पूरे साल में ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितनी आपकी पड़ेगी 9600, राइट, ये तो होगी बात। अब आते हैं किसके ऊपर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे। अगर आपका ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स है तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5,000, तो 5,000 इंटू 3 आगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यस, तो वो आपके पास कितना निकलता है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपकी बनती है 15,000 रुपए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आपने फिर भी क्या किया, टोटल के कॉलम में टोटल कॉस्ट निकाल ली। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई परेशानी, ये हम खुद अज्यूम कर रहे हैं शाहरुख, ऑर्डर साइज की फिगर्स हम ये ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे कह रहे हैं कि अगर हम 20,000 ऑर्डर साइज लें, अगर हम 10,000 ऑर्डर साइज लें, ठीक है, क्यों नहीं है सेम, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कहा कि भाई हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमारी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें 10,000 यूनिट्स का भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए आइडियली। अब अगले लेवल पर आते हैं, अगर हम अपना ऑर्डर साइज कर ले 8,000 यूनिट्स, है ना, एक टाइम पे अगर हम 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। 10 दफा फिर आपको 8,000 के ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 1200, एक दफा ऑर्डर करने का टोटल खर्चा बनता है 1,200, तो 10 दफा ऑर्डर करने का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी बन जाएगी, 8,000 डिवाइडेड बाय 2, राइट, यानी कि 4,000, तो 4,000 इंटू 3 आगे कितना हो जाएगा 12,000। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे इक्वल आ रहा है। हमने फिर भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 24,000, क्योंकि हमें बात को समझना है ना। तो अब हम आगे और चलते हैं, अब हम जरा ऑर्डर साइज और कम करके देखते हैं, है ना, और जरा कम करके देखते हैं कि कहीं और हमारे पास लेवल सेम आ रहा है, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा।
फिर हम कहते हैं कि अगर हम 5000 यूनिट्स अपना ऑर्डर साइज रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या हिसाब होता है, साल में फिर आप 16 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल किस तरह से रहे हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ठीक है, वैसे तो इसमें कोई मसला इतना है नहीं, होना नहीं चाहिए। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 है, ऑर्डर साइज 5,000 है, तो कितनी दफा फिर इतने ऑर्डर प्लेस करेंगे, 16 दफा। 16 दफा ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है कि हर दफा 1200 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट इनकर करना, यानी कि 19,200 रुपए, राइट। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट किस तरह से निकल रहा है, 50,000 एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 2500, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 3 बनता है 7,500। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन हमने फिर भी क्या कैलकुलेट कर लेना, साथ ही टोटल कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर ली, राइट, टोटल निकाल लिया। फिर एक और हम लेवल ऑफ ऑर्डर साइज को जरा एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हम अपना ऑर्डर साइज और कम कर दें, 4,000 यूनिट्स पर ऑर्डर हम प्लेस करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, यानी कि 20 दफा आपको फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 20 दफा ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये हुआ कि टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 24,000, और एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 4,000 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6,000। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फिर भी हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि अभी हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। अब जब आप देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये निकल रहा है ना, तो इधर इसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो रहे हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो रहे हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वलिंग एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये बात भी आपको समझ में आ गई। और अगर आप टोटल कॉस्ट का एनालिसिस करें तो इन सब टोटल्स में से सबसे कम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल का ही कॉस्ट है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? चलें जी, तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अब ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आपको समझा दिया गया, राइट। अब दूसरा तरीका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, या इस फॉर्मूले को यूज करके याद रखिएगा आपके पास आंसर यूनिट्स में ही आएगा, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका यूनिट्स में आना है। क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जरा इस पूरे सिनेरियो में फॉर्मूला लगा के मुझे बताएं क्या आपके पास आंसर 8,000 यूनिट्स आ रहा है, जो कि हमने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे किया। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट इज 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 3, और इस पूरे आंसर का स्क्वायर रूट लेना है। क्या आपके पास आंसर 8,000 यूनिट्स आ रहा है? 8,000 यूनिट्स आ रहा है, बेहतरीन हो गया, ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्ट की भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट आगे आपका जो मैं भी आपको एक सॉल्व करवाऊंगी सवाल, उसके अंदर रेलेवेंट कॉस्ट का बहुत अमल दखल होगा, ठीक है। चले जी, तो अब जरा इन की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमने अपनी जितनी भी अभी डिस्कशन की है उसमें हमारे की पॉइंट्स क्या निकलते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, एवरेज यूजर, जब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि एनुअल रिक्वायरमेंट हम किस तरह से जो है वो डिटरमिन करते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन दी एवरेज यूजेज। यूजेज का मतलब है कि कितना मटेरियल वो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये बात सबको समझ आ रही है। इसमें भी आपको पता है कि एक्चुअली कभी हो सकता है कि हम 80,000 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हो प्रोडक्शन में, है ना, कभी हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा हो कभी कम हो। तो हमने हर चीज के लिए, अब ये सारी क्या चीज है, ये सब प्लानिंग है ना, ये सारी चीजें प्लानिंग में आ रही है। हम कितना ऑर्डर प्लेस करें, है ना, हम कितना हमारा ऑर्डर साइज होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट सबसे कम हो। तो अब आपको पता है कि प्रैक्टिकली चीजें बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो यू नीड टू एवरेज आउट दोज एक्सट्रीमिटीज, राइट।
तो आप एनुअल रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे डिटरमिन करते हो? ये डिटरमिन इट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज यूजेज कि ऑन एन एवरेज मुझे मटेरियल ए की कितनी जो जरूरत पड़ती है, तो मैं उतना अपना एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स कर लूं। हालांकि आपको पता है कि एनुअल रिक्वायरमेंट इट डज नॉट इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। आपकी रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर चेंज भी हो सकती है। डे वन पे, जैसे मैंने आपको कहा, डे वन पे आपने एनालाइज किया, आपने कहा कि मुझे जो है ना अगले पूरे साल में 80,000 यूनिट्स की जरूरत लगता है पड़ेगी, ठीक है, आप प्लानिंग इस तरह से कर रहे हैं, राइट। आपने फोरकास्टिंग डिमांड की, आपने फोरकास्ट इस तरह से की कि आगे मुझे फिनिश गुड्स इतने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो मुझे रॉ मटेरियल की इतनी जरूरत है। अब आप 3 महीने गुजरे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन से बढ़ गई, ज्यादा प्रोडक्ट्स अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल में आप प्रोड्यूस करेंगे, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, राइट। 3 महीने बाद चेंज हो गई एनुअल रिक्वायरमेंट, तो आपको चीजों को एवरेज पे लेकर चलना है। ये सारी फ्लक्चुएशन हम इग्नोर कर देंगे फॉर द टाइम बिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। तो ये चीजें हैं कि इनको हम कह रहे हैं कि इसमें सर्टेनिटी है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक सेकेंड, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी यूजेज से कैलकुलेट होगी ना, हमने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे होंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, है ना, कि कितना आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय कितना एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फॉर्मूला में लिखवा चुकी हूँ। अब एक मजे की बात, ऑर्डर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? मेरा जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा, जैसे मैं कहूँ कि दी 12,000 यूनिट्स है, 8,000 यूनिट्स है और 12,000 यूनिट्स, दो चीजों को मैं कंसिडर कर रही हूँ। मैं, मेरा जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है ना, स्टोरेज कॉस्ट जो मेरी एनुअल होगी, वो मेरी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, 12,000 यूनिट्स पे। कि इन्वेंट्री का ऑर्डर का साइज बड़ा है, जब हमें ऑर्डर रिसीव होगा तो हमें ज्यादा इन्वेंट्री रिसीव होगी, तो मुझे ज्यादा उस पर कैरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। आई होप दैट्स क्लियर। तो मेरा ऑर्डर साइज जितना बड़ा होगा, तो मेरी एनुअल कैरिंग कॉस्ट कंपेयर टू दी अदर लेवल वो बड़ी ज्यादा ही होगी। ऑन दी अदर हैंड, मेरा ऑर्डर साइज अगर बड़ा होगा, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे कम, है ना। मैं अगर एक टाइम पे ज्यादा मंगाती हूँ, तो मुझे कम दफा मंगाना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो मेरी अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, तो मेरे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, एग्जैक्टली कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। और अगर ऑर्डर साइज मेरा बढ़ेगा, तो मेरे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, मेरे लिए अच्छी बात होगी। मैं एक टाइम पे ज्यादा मंगा रही हूँ, तो मेरे पास पर ऑर्डर जो है, मुझे टोटल ऑर्डरिंग की जो खर्चा पड़ेगा मेरा ड्यूरिंग द ईयर, वो कम पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ऑर्डर साइज इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर वो कह रहा है कि ऑर्डर साइज हैज अ हाइपरबोलिक रिलेशनशिप विद टोटल कॉस्ट। तो अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल को देखें, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, इधर आए जरा। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को लेकर चलें, तो हमारे पास क्या सिनेरियो है? हाइपरबोला क्या होता है? ये होता है ना, यहाँ पे मेरे पास, सॉरी उल्टा कर दिया, अगर आप देखें तो मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऑर्डर साइज मेरा 20,000 है, 10,000 है, 8,000 है, 5,000 है, 4,000 है, ठीक है। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है पहले इंक्रीज ज्यादा थी, फिर वो कम हुई कम हुई कम हुई, और फिर बढ़ने शुरू हो गई। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करूं, तो ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है ना, ऑर्डर साइज मेरा 20,000 था, तो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी थी। फिर मेरा ऑर्डर साइज जब 10,000 मैंने रखा, तो मेरी टोटल कॉस्ट इतनी हो गई, है ना। फिर मैंने जब ऑर्डर साइज 8,000 किया, तो वो सबसे कम है, वो हमारा पॉइंट है, ईओक्यू हमारा ये लोएस्ट पॉइंट होता है, राइट। और फिर जैसे ही हमारा ऑर्डर साइज 8,000 से कम हुआ, तो हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट हमारी दोबारा से बढ़ने की तरफ जा रही है। तो हाइपरबोला जो है वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट विल बी आर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड
while computing EOQ as it would not change with the change in order size. तो वही वाली बात, तो फिर हमारे लिए टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया और टोटल कॉस्ट जो हमने कंसिडर करनी है उसमें सिर्फ एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होगी, राइट. वी विल रिमेन एट EOQ और एज क्लोज एज पॉसिबल टू EOQ. तो हमें या तो EOQ को स्टैब्लिश करना है या जितना हम क्लोजली EOQ को हम ऑर्डर कर सकते हैं उसको मतलब फॉलो कर सकते हैं, हमने वो करना है. While computing annual carrying cost, order size is divided by 2 in order to compute average inventory held in stock. और frequency of orders जो होगा in number in days is equal to 365 divided by number of days. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी हमारे पास क्लास वर्क नंबर 5 है. इसको जरा हमने जल्दी से सॉल्व करना है क्योंकि मेरा मेन जो वो है ना टारगेट है वो क्लास वर्क नंबर 6 को सॉल्व करना है. काम नहीं करें या आप होम असाइनमेंट ले लें, बहुत सिंपल है, रीड कर लेते हैं उसको. A company uses the economic order quantity model to determine the purchase order quantities for materials. The demand for material item M456 is 1,35,000 units per year. The item cost ₹100 per unit. ये क्या है, ये इसकी purchase cost per unit होगी, ठीक है. The annual holding cost is 5% of the purchase cost per year. तो हमें basically ये चाहिए, तो ये क्या है 5% per unit per annum. ये बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि 100 रुपये आप जो पिक करेंगे 5% पे अप्लाई करने के लिए वो पर यूनिट ही दिया हुआ है. तो रिजल्टेंट आंसर जो 5 रुपीज निकलेगा, 5 रुपीज वुड बी कॉल्ड, इसका यूनिट टर्म क्या होगा 5 रुपी पर यूनिट पर ईयर. आगे चलते हैं. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द आइटम इज 240 पर ऑर्डर कॉस्ट ये हो गई. कैलकुलेट EOQ, ठीक है. व्हाट इज द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट एट EOQ. हो जाएगा सॉल्व. पहले आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला और फिर उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपने कैलकुलेट करना है कि जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. क्लोज टू EOQ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा नहीं आएगा. तो आपने बेसिकली टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट में जितना भी फर्क है उसको मिनिमाइज करना है. कोशिश करें कि 0 पर ले आए, दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे, लेकिन कोशिश करें या तो कम से कम रहे अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व. अब हम जरा जिक्र कर लेते हैं रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट के बारे में. ठीक है, डिसीजन मेकिंग ही है ना, कितना ऑर्डर प्लेस करें जहां पे आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हो. मैं जो हूँ 5,000 यूनिट्स का भी ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ, मैं 2,000 यूनिट्स का भी ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ. ये अब डिसाइड करना है कि मैं कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूँ तो मेरे पास कॉस्ट सबसे कम आएगी. दिस इज एक्चुअली व्हाट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में आप हमेशा याद रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं. अब रेलेवेंट कॉस्ट होती क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सिर्फ सुन लीजिए. रेलेवेंट कॉस्ट वो खर्चे या वो कॉस्ट होती हैं जिनमें कोई इफेक्ट पड़े आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से. कि मैं अगर 4,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं तो मेरे पास कॉस्ट जो आएगी वो 2,000 यूनिट्स के ऑर्डर से डिफरेंट होगी, जिस भी हम पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि एक मेरी कॉस्ट है, मेरे एक एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल जो मैं ऑफिस का है मेरा, ठीक है. और लेट्स से ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, और कंफ्यूज करने के लिए मैंने ना अपने डिपार्टमेंट को अलग बिल्डिंग दी हुई है, अलग कमरा दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम. ठीक है, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट जो है उसका एक कमरा है, उसका बिजली का बिल आता है. अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन इज दैट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पहली बात तो ये कि वो इन्वेंट्री कॉस्ट तो है ही नहीं, चले वो तो रूल आउट ही हो गया, इन्वेंट्री रिलेटेड ही नहीं है. चलें जी, मैं आप कह देती हूँ, चले ठीक है. ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज, ये भी वैसे इन्वेंट्री रिलेटेड नहीं है लेकिन ये थोड़ा आगे भी हमारा डिस्कस होगा तो अच्छी बात है. जी जनाब, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की जो सैलरीज हैं वो फिक्स्ड हैं. आगे से मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की जो सैलरीज हैं वो ऊपर से फिक्स्ड है. या तो अगर पर ऑर्डर होती ना तो फिर भी बात समझ में आ जाती. जैसे अगर कमीशन में आपको कह दूं कि मैं ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट को ना कमीशन देती हूँ, जितने ऑर्डर्स प्लेस करेगा उतना उसको सैलरी, उसके काम का उसको पैसे मिलेंगे, फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा. बात समझ आई. अगर तो ऑर्डरिंग सैलरीज जो है
वो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज फिक्स्ड है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे प्लेस। वो साल में 10 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं या 100 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, उनको वही फिक्स सैलरी मिलनी है। तो वो सैलरी अब ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की भले है, लेकिन वो इररेलेवेंट हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ ईओक्यू। हम उसको किसी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि हमारी कैलकुलेशन में वो कहीं पे कंसिडर होगा ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको कह दूं कि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की जो सैलरीज है, जो पेज है, वो है पर ऑर्डर के हिसाब से। जितना वो ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी ज्यादा उनको सैलरीज मिलेंगी, राइट? यानी कि वो पर ऑर्डर जो भी ऑब्वियसली काम वो ज्यादा होगा तो वो सैलरी भी उनको ज्यादा मिलेगी। तो अब वो हमारी क्या हो जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर साइज पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उतनी सैलरी होगी। तो वो फ्लक्चुएशन हमारी होगी डिपेंडिंग अपॉन आवर डिसीजन। इज दैट क्लियर? तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे जाके। मैं अगर आपको ये कहूँ वेयर हाउस रेंट, ठीक है, वेयर हाउस रेंट। अब वेयर हाउस तो हमने पढ़ा था कि होल्डिंग कॉस्ट होती है ना, कैरिंग कॉस्ट होती है, यस। अब वेयर हाउस रेंट अगर मैं आपको दे दूं पर मंथ फिक्स्ड 1.5 लाख रुपए, अब मुझे बताएं, मेरी इन्वेंट्री भले जितनी भी हो इररेलेवेंट हो जाएगा, है ना। मेरी एवरेज इन्वेंट्री जितनी भी हो, मैं ज्यादा इन्वेंट्री रखूं कम इन्वेंट्री रखूं, मुझे वेयर हाउस रेंट जो है वही 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे करना है। तो मुझे बताइए, क्या अब वो वेयर हाउस रेंट की जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो फिक्स्ड अमाउंट आपको दी हुई है, क्या अब वो ईओक्यू के लिए होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अब वो हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या हम ऑर्डर का साइज क्या रखते हैं वो उससे वो मैटर ही नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो अब जल्दी से हम आ जाते हैं क्लास वर्क नंबर 6 के ऊपर। और क्लास वर्क नंबर 6 हमारा क्या कहता है? XYZ कंपनी प्रोड्यूसेस 200 आर्टिकल्स ऑफ X पर एनम, ठीक है, ये हमारा फिनिश्ड गुड है X। ईच आर्टिकल ऑफ X रिक्वायर्स 3.8 यूनिट्स ऑफ मटेरियल Y। तो आपको पता लग जाना चाहिए, हम इस चैप्टर में रॉ मटेरियल की बात करें तो वी विल बी वर्किंग समथिंग आउट फॉर मटेरियल Y ओनली, ठीक है। तो मुझे बात बताइए सबसे पहले, मटेरियल वाई की एनुअल रिक्वायरमेंट फिर कितनी बनती है? एंटिटी को कितना चाहिए मटेरियल वाई हर साल? 200 आर्टिकल फिनिश्ड गुड्स के हैं, 3.8 यूनिट्स हर आर्टिकल में इस्तेमाल होता है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.8, 760। यस और नो? बात समझ आ गई? नहीं नहीं नहीं, मटेरियल वाई का कितना चाहिए? 760 चाहिए ना। 200 इंटू 3.8, 760 यूनिट्स हमें चाहिए मटेरियल वाई के। हमें खरीदने कितने हैं? 760 यूनिट्स चाहिए मटेरियल वाई के, ताकि हम आगे 200 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स प्रोड्यूस कर सके। सम अदर डेटा इज गिवन बिलो। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई, ये क्या हो गई? परचेज कॉस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको परसेंटेज में कोई कॉस्ट दी हुई होती है तो फिर आप इसी पे अप्लाई करते हो, है ना। जिस तरह वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर परसेंटेज में दी हुई है तो इस पे लगाएंगे। अच्छा जी, वेयर हाउस मंथली रेंट, मंथली रेंट आपको दे दिया, ये फिक्स्ड इन नेचर है। क्या होगा? क्या इसको हम कहेंगे ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट है? इररेलेवेंट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको जरा अच्छा जी, आगे क्या है आपका? चले जी, वेयर हाउस फ्यूमिगेशन ड्यूरिंग द ईयर। जी जनाब, क्या ये रेलेवेंट होगा या इररेलेवेंट होगा? 23,000। विल दिस बी, फ्यूमिगेशन क्या होता है? वो जो स्प्रे कराते हैं। हाँ जी, क्या इसका ताल्लुक एवरेज इन्वेंट्री से है या इसका ताल्लुक नंबर ऑफ ऑर्डर से है? ये इररेलेवेंट होगा। मुझे बताएं ना, क्या इसका ताल्लुक एवरेज इन्वेंट्री से है? नहीं जनाब, वेयर हाउस पूरा का पूरा जितना, पूरे के पूरे में फ्यूमिगेशन, भले वो खाली भी था। इज दैट क्लियर? तो इसका एवरेज इन्वेंट्री से भी कोई ताल्लुक नहीं है ना, ना ही इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक है। तो यानी कि ये हमारे जो हम लोग ईओक्यू की कैलकुलेशन के लिए हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, उसका पार्ट नहीं बनेगा। चलें जी, फिर क्या कह रहे हैं? वॉचमैन सैलरी पर मंथ, ये भी हमारा वेयर हाउस का है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि इसका ताल्लुक भी एवरेज, अगर तो ये बेस करता ना कि कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं,
अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई होगी तो वॉचमैन की सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, तो फिर वो हमारा रेलेवेंट हो जाता। और अगर कोई इन्वेंट्री पड़ी भी नहीं है वेयर हाउस में तो भाई वॉचमैन घर चला जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, खाली पड़ा हुआ है वेयर हाउस, कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो केस में हमारा फिर रेलेवेंट हो जाता है, जो कि नॉर्मली इस तरह नहीं होता है ना, ये फिक्स्ड इन नेचर ही होता है। मैं तो एग्जाम्पल ही दे रही हूँ सिर्फ। आगे बताया बेटा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है कि वो आपने डिटरमिन करना है कि क्या हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स से या हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वजह से वो जो है वो कॉस्ट में कोई डिफरेंस आता है, चेंज आता है, नहीं आता। अब बताइए जरा अगला पॉइंट, इंस्पेक्शन चार्जेस, पर ऑर्डर इंस्पेक्शन चार्जेस, इज दिस डिपेंडेंट अपॉन, इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी क्या वो फ्लक्चुएट करेगी मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड फरजीन, शाहरुख, अब्दुल्ला, मुनीर, सबने ये बोला कि ये रेलेवेंट है, एक्सीलेंट। तो ये अब हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम कहेंगे कि ईओक्यू के लिए जो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए ना, ये उसका पार्ट बनेगा। मैंने इसको सर्कल कर दिया। आगे, सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू स्टोर डिपार्टमेंट या ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट। अब स्टोर से आपने कहा कि भाई ये तो मेरा वेयर हाउस हो गया, कैरिंग कॉस्ट तो नहीं है कहीं, मेरा इस तरह से ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनेगा। जी जनाब, सोच के बताइए, क्या 10,000 मेरा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा और 7050 मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा? अब्दुल्ला कह रहे हैं इररेलेवेंट, अवैस भी कह रहे हैं नो। ठीक है, वेरी गुड, इररेलेवेंट है ये, क्योंकि ये फिक्स्ड आपने ओवरहेड्स जो है ना ये चार्ज किए, इनका ताल्लुक भी नंबर ऑफ ऑर्डर से तो है नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की एलोकेशन आप लोगों ने थोड़ी बहुत सीखी होगी FAR 1 में, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं जी, ओवरहेड सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स जो है वो, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया जिसमें जैनिटोरियल स्टाफ है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट जो छोटे मोटे और काम, छोटुओं वाले जो सारे काम है, जैनिटोरियल स्टाफ हो गया, सारा सपोर्ट स्टाफ है ना आपका, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं वो आप एलोकेट करते हैं, हम ओवरहेड्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये इररेलेवेंट है, दीज आर नॉट रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको उन्होंने एक और चीज क्या बताई हुई है, स्टॉक होल्डिंग पर एनम। ये भी उन्होंने किस किस सेंस में दिया हुआ है, स्टॉक होल्डिंग पर एनम है लेकिन ये पर यूनिट में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मेरी इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी तो मेरा स्टॉक होल्डिंग पर एनम उतना ज्यादा, टोटल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना। तो इन्होंने ये पर यूनिट के सेंस में दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको रेलेवेंट लेंगे, पर यूनिट दिया हुआ है इसलिए। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट 16%। अब बताइए ये रेलेवेंट है इररेलेवेंट है? ये कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? कैरिंग कॉस्ट है ना, ये कैरिंग कॉस्ट होता है ना। वर्किंग कैपिटल आपने कितना, इन्वेंट्री जितनी आपकी ज्यादा होगी आप कहेंगे कि भाई मेरा ज्यादा कैपिटल टाइड अप है ना, मेरा कैपिटल उतना ज्यादा टाइड अप है, तो ये कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट है। वेरी गुड, दिस इज रेलेवेंट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है सैलरीज ऑफ ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, ये इररेलेवेंट है क्योंकि ये पर ऑर्डर पे बेस नहीं करता, ये तो फिक्स बेसिस पर, ऐसे इररेलेवेंट हम इसको कहेंगे। आगे चले, ब्रोकर कमीशन ऑन सप्लाई ऑफ वाई। जी रेलेवेंट। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में है ये, ऑर्डरिंग कॉस्ट में होगा, कैरिंग कॉस्ट में होगा? ये हमें सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट देखना है जी। अवैस, जो लोग रेलेवेंट कह रहे हैं जरा मुझे जवाब दीजिए, क्या ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा या ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा? अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, मैंने टोटल एनुअल के बेसिस पे करना है, ठीक है। मैंने किस बेसिस पे जज करना है कि ये मेरा रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा टोटल एनुअल कमीशन एक्सपेंस बढ़ेगा या कम करेगा, कम होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स? मैं, आप कह रहे हो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो मुझे जरा इस सवाल का जवाब दे दें। मैं ऑर्डर ज्यादा प्लेस करती हूँ, कम प्लेस करती हूँ, क्या मेरे कमीशन पे फर्क पड़ेगा? कमीशन एक्सपेंस मेरा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? अवैस, नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्या ये 0.5% आप पर ऑर्डर पे कर रहे हो, या ये किस पे बेस, ये 0.5% किस पे अप्लाई होना है? परचेज कॉस्ट पे अप्लाई होना है ना। ये जो 0.5% है ये किस पे अप्लाई होना है? परचेज कॉस्ट पे। बात समझ आई? 0.5% परचेज कॉस्ट पे अप्लाई होना है एंड दैट्स इट। आगे वो पर यूनिट कोई एवरेज इन्वेंट्री हमने नहीं लेनी, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है एवरेज इन्वेंट्री से,
क्लियर होगी बात? तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे बता दें कि टोटल कमीशन एक्सपेंस जो है वो 8000 ऑर्डर साइज पे कितने हैं, 10000 ऑर्डर साइज पे कितने हैं, तो टोटल कमीशन एक्सपेंस सिंपली क्या आना है, 12500 मल्टीप्लाइड बाय 0.5% मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। पूरे साल में कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वो भले आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो कम क्वांटिटी में खरीदो। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड 16% को हमने रेलेवेंट क्यों लिया है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एवरेज इन्वेंट्री पे। आगे आपको उसको एवरेज इन्वेंट्री से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज हो गई, इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, आगे चले। फिर वो कह रहा है लमसम पर ऑर्डर लमसम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रोकर ऑफ मटेरियल बाय। अब ये बेस करता है किस पे, ये अब बेस करता है हर ऑर्डर पे। दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट। अब हम इसको जरा देखते हैं से हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइम आधा 5 मिनट्स ले लूं प्लीज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 5 मिनट, 8:03 है, 8:10 तक मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिस भी मेरा हाल से थोड़ा सा लेट स्टार्ट करती है, मेरी उनसे बात हुई थी, बस मुझे जल्दी से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता दें। दिस इज क्लास वर्क नंबर कौन सा है, 6। इंफॉर्मेशन आपके सामने, आपने फॉर्मूला यूज करना है ईओक्यू का। ईओक्यू का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो कमीशन की बात बोल रहा है वो कमीशन, देखें कमीशन एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा या कम होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स वी परचेज इन टोटल। अगर मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 760 से बढ़ के 800 हो जाती है तो मेरा कमीशन एक्सपेंस बढ़ रहा है। मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 760 से कम होके 700 हो रही है तो मेरा कमीशन एक्सपेंस कम हो रहा है। मेरा जो कमीशन एक्सपेंस है ना वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे बेस कर रहा है और ना ही वो एवरेज इन्वेंट्री पे बेस कर रहा है। समझा? ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि मेरा जो कमीशन एक्सपेंस है ना मेरा वो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है ना वो मेरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इररेलेवेंट होगा। अगर पर यूनिट होता तो अभी भी पर यूनिट ही है बेटा, अभी भी पर यूनिट है, लेकिन टोटल कमीशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आपने वो देखना है ना, वो बस मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। ऑन दी अदर हैंड जो ये वो है वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है, वो आपकी बेसिकली उसमें भी आप एवरेज इन्वेंट्री इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन आपको ये बात पता है कि जितना इन्वेंट्री का साइज ज्यादा होगा उतना ही मेरा जो है वो होल्डिंग कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई खैर आगे जाकर तो करेंगे, इसको तो करेंगे। 16% वाली चीज को तो हम एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं ना। हम ये कहेंगे कि जितना ज्यादा इन्वेंट्री का साइज होगा उतना ज्यादा ही हम कहेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल टाइड अप है। बेटा हम हमजा यही अज्यूम कर रहे हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स है, इसमें तो हम कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। ये पहली बात हमने अजम्पशन यही पढ़ ली थी कि एनुअल रिक्वायरमेंट इज सर्टेन, दैट्स इट। EOQ is 152 units per order. Very good. 63 आ रहा है आपका, जल्दी से इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए अगेन फॉर्मूला आपके सामने है, बिल्कुल ठीक, 152 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चले जी। क्या हमारे पास हिसाब किताब बनता है, वो कुछ यूं बनता है, आपको एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, आप फॉर्मूला देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.8। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें आई होप किसी को कोई इशू नहीं होगा। मैं अभी जल्दी से एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आपसे अभी क्लास के एंड से मैं पूछ लूंगी। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट तो आपने निकाल ली, आपको फिर क्या चाहिए, ऊपर फॉर्मूले में यूनिट कॉस्ट पर ऑर्डर है ना। अब हम कॉस्ट पर ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं।
कॉस्ट पर ऑर्डर में पहले हम सारी चीजों को पर ऑर्डर के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो हमने क्या किया, पर ऑर्डर इंस्पेक्शन चार्जेस, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई है ना। पर ऑर्डर इंस्पेक्शन चार्जेस ये आपकी हो गई रुपीज, ये एक टाइम पे 10252 आपको लगती है, मतलब मिलती है, चार्ज होती है आपको ये कॉस्ट इंस्पेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद अगला जो पर ऑर्डर आपने लिया था वो क्या है, पर ऑर्डर ये रहा, पर ऑर्डर लमसम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रोकर ऑफ मटेरियल बाय, ठीक है। तो ये भी आपके पास पर ऑर्डर आ गया, पर ऑर्डर ब्रोकर चार्जेस, राइट। तो एक ऑर्डर पे 22,048, तो आपके पास दैट्स इट, सिर्फ ये दो चीजें हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जी एक ऑर्डर पे जो रेलेवेंट कॉस्ट हमारी पड़ रही है, जो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी इन टोटलिटी, इन टोटल, ठीक है, वो है 32,300। तो ये आपके पास हो गया टोटल पर ऑर्डर कॉस्ट, राइट। ये चीज आ गई। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले के हिसाब से दूसरी चीज क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ये आई होप बात सबको क्लियर होगी। पीयूपीए जो लिखा हुआ है पर यूनिट पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट हमारे पास रेलेवेंट कौन कौन सी है, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास पहली तो रेलेवेंट होगी स्टॉक होल्डिंग पर एनम, क्योंकि इन्होंने पर यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक होल्डिंग, और आपने पर यूनिट में ही लेके जाना है चीजों को, याद रखिएगा, ये पर यूनिट ही आपने लेना है। आपने मल्टीप्लाइड बाय 760 अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में भी जो जब तो टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तब करेंगे ना, अभी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, अभी तो हमें किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। ये जब हम टोटल कॉस्ट बाद में निकालेंगे तब हमें पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट 16%, याद रखिएगा, अभी हमने एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो हम बाद में करेंगे। बाद में कब करेंगे, जब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एनुअल कैरिंग कॉस्ट बता दें, ठीक है। अभी आपने सिंपली क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट आप याद रखिएगा पर यूनिट ही निकालना है आपने, है ना। एक यूनिट पे 12,500 की उसकी कॉस्ट है ना, और एक यूनिट पे 16% के हिसाब से वर्किंग कैपिटल आपकी कॉस्ट पड़ती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, व्हाटसोएवर, राइट। तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 16%, 2,000, मैं कहूंगी कि एक यूनिट पे मेरी कितनी जो है वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट पड़ता है, 2,000। फ्यूचर में जब आपसे कोई बोलेगा कि अच्छा आप मुझे बताएं कि टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, तो फिर उस लेवल पे जाके क्या होगा, मैं इस 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, एवरेज इन्वेंट्री से। तो अब मेरा वो डिपेंड कर रहा है ना, मेरी टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। जितनी मेरी एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा होगी, 2,000 ज्यादा फिगर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। 2,000 मेरी कम एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरा कम आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट मेरा यहाँ पे रेलेवेंट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके अलावा क्या और कोई वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है, सॉरी क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट? बिल्कुल भी नहीं, और कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, राइट। तो मेरे पास यही दो रेलेवेंट जो है वो कॉस्ट हो गई इसकी, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और सॉरी दोनों को ऐड किया, 2125, ये आपके पास आ गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। फॉर्मूला आपका क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 760 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है टोटल 32,300 पर ऑर्डर है, ये टोटल एनुअल नहीं लेनी, पर ऑर्डर लेनी है, डिवाइडेड बाय 2125। तो आपके पास आंसर आएगा 152 यूनिट्स पर ऑर्डर, ठीक है। डेसिमल्स में आएगा तो राउंड अप कर देंगे। तो आपके पास दूसरा इसका जो रिक्वायरमेंट है, अभी ये आपका होम असाइनमेंट है, मैंने आपको एक होम असाइनमेंट दिया है क्लास वर्क नंबर 5, एक आपके पास होगा पार्ट बी और पार्ट सी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट सी में करना क्या है, आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना निकला, 152 है ना, 152 निकला। वेरीफाई और आंसर इन बी बाय कैलकुलेटिंग टोटल ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम अज्यूमिंग हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स देन इन बी, अज्यूमिंग लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर्स देन इन बी। तो बी में आप जैसे बताए 152 के बेसिस पे आप बी में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो टेबल बनाना है, जिस तरह जो हमने पढ़ा था अभी। और आपने ये कहना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेस से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलता है 10,
ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स 152 के बेसिस पे निकलता है 10। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा जी 10 हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर हम 11 नंबर ऑफ ऑर्डर्स रखते हैं तो हमारे पास टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है, और अगर हम अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स 9 रखते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट तो फिर हमारा क्या होगा। तो बेसिकली टेबुलर फॉर्म में आपने अपने आंसर को बताना है, बीच में ईओक्यू को रखें या व्हाटसोएवर, आप ईओक्यू को पहले सॉल्व करके बताएंगे जी एनुअल कैरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल वैसे जितना अभी हमने एग्जांपल में सॉल्व किया था कितना है, फिर आप उससे एक नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा ले लें और एक नंबर ऑफ ऑर्डर कम ले लें और फिर आप सॉल्व करें और प्रूव करें अपने आंसर को कि हाँ जी जो हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया 152 जो हमने नंबर ऑफ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेट किया वही हमारा ऑप्टिमम लेवल है। ठीक है, तो क्लास वर्क नंबर 6 आपका होम असाइनमेंट है और क्लास वर्क नंबर 5 आपका होम असाइनमेंट है। इसके अलावा क्लास 7 भी आपका होम असाइनमेंट है। तो मैं 3 आपको होम असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं, ठीक है। फॉर द वीकेंड देर आर 3 होम असाइनमेंट्स, क्लास वर्क 5, क्लास वर्क 6 कंप्लीट करना है एंड क्लास वर्क 7। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला? चलें जी, यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट वीक आपने मटेरियल्स के चैप्टर के टेस्ट की तैयारी भी करनी है, रखनी है। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते सैटरडे को जो है वो मुझे लग रहा है कि आपका टेस्ट हो जाएगा मटेरियल्स का, तो साथ साथ जरा तैयारी भी रखें, पकड़ें इसको, जो रिवाइज करते रहें सब चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, वैसे तो आपका सैटरडे ऑन होता है, ठीक है, सैटरडे टाइम टेबल में आपका ऑफ नहीं है, लेकिन कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले सकूंगी, ठीक है, कल सिर्फ मैं क्लास नहीं ले सकूंगी, वैसे सैटरडेज आपके ऑन होते हैं, ठीक है। आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्लास टुमारो ओनली, so this is going to be your homework for the weekend। नहीं जी मोहसिन, टोटल कॉस्ट में सिर्फ रेलेवेंट टोटल कॉस्ट ही लेना है ना बेटा, क्योंकि आप टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी तो डिसीजन ले रहे हो ना, है ना, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट होंगी सिर्फ, यही तो टोटल कॉस्ट निकाल क्यों रहे फॉर डिसीजन मेकिंग। वैसे वो आपका मैंने डाला था ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन, अगर तो हमारा अगले हफ्ते मिड में कहीं पे मटेरियल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया ना तो मैं फिर आपका सैटरडे को टेस्ट ले लूंगी, अदरवाइज मंडे को 21st, चले मंडे को ही ले लेते हैं, मंडे को ही कर लेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल लीव कर सकते हैं हम आपका, ठीक है। इज इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट, बस इसको इस तरह से समझे कि ये जिस तरह आपका होता है ना ब्रेक इवन एनालिसिस टाइप का, उस तरह की बात समझें। ये दोनों एनुअल, उमैर मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट है ना, ये एक दूसरे के इंटायरली ऑपोजिट है कि नहीं। या तो हम जो है हमारी अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, ये बात समझ आ रही है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि मैं छोटे छोटे ऑर्डर्स प्लेस कर रही हूँ, है ना, इसलिए मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, मेरे छोटे छोटे ऑर्डर्स है तो उसका मतलब है मेरी एवरेज इन्वेंट्री कम है, यस और नो। तो मेरी अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है, तो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी तभी अचीव होगी ना जब ये दोनों इक्वल करेंगे, ब्रेक इवन करेंगे, इन अदर वर्ड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अगर हम इसको बनाएंगे ग्राफ के ऊपर टोटल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, अगर हम, हाँ अगर आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल उसका बनाते हैं, अगर आप ग्राफ बनाते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट का, तो यस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक जी जनाब, और ऑडिट के लिए जा सकते हैं आप, बिल्कुल। अगर आप ये तो जो हाइपरबोला ग्राफ था वो तो टोटल कॉस्ट का और ऑर्डर साइज का ग्राफ था ना, अगर आप यहाँ पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बनाएंगे तो यस, नंबर ऑफ ऑर्डर से ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी, ये बेसिकली ऐसे बनेगा, ये ईओक्यू है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।